राम राम जी। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस कक्षा में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो जो टॉपिक रहेगा ना, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। राजस्थान का भूगोल चल रहा था हमारे, जिसमें से हमने एक टॉपिक हमारा कवर कर लिया था, राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसको भी भाई साहब हमने बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही हमारी कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी है, कंप्लीट जो सीईटी लेवल की इंडियन ज्योग्राफी है, उसको हम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और समय से पूर्व अपन उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बिलीव करके चलो, अपन करेंगे, टेंशन मत लो थे बस। हाँ जी, टॉपिक है अपनो राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश जखाड़ो टॉपिक है आपनो। ठीक है, एल्यो जी, राजस्थान का भौतिक प्रदेश आज टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और शानदार ही पढ़ाऊंगा आप, है ना। चलो जी, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब एक चीज देखो, भौतिक प्रदेश के साथ साथ मैं अगर इसको यहां पे ये भी लिख सकता हूं, भौतिक विभाजन। क्या लिख सकता हूं गुरुजी? विभाजन लिख सको तो के लिख सको। एलो जी, विभाजन लिख दिया। अब एक चीज बताऊं था, मूल मंत्र दे रहा हूं आपको। जब कभी भी भारत के या राजस्थान के विभाजन की बात हो और अल्फ्रेड वेगनर का नाम नहीं आए तो विभाजन में मजा नहीं आता। जैसे घर तोड़वाने में पड़ोसी का हाथ होता है ना, ऐसे विभाजन की जब जब बातें होंगी तब तब उस व्यक्ति का, उस शख्सियत का नाम आएगा। कौन है वो? चाहे वो राजस्थान का विभाजन देख लो, चाहे वो भारत का विभाजन देख लो। ठीक है, विभाजन ये जो शब्द आएगा, जहां जहां ये शब्द आएगा, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में हो और चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, उस व्यक्ति, उस शख्सियत का नाम जरूर लिया जाएगा। और उसका नाम अपन ने क्या देखा? नाम आता है उसका अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम जरूर आता है विभाजन की बात होते ही, अल्फ्रेड वेगनर। विभाजन जहां जहां होगा वहां पे अल्फ्रेड वेगनर का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज। अब गुरुजी, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई इसका नाम इसी के साथ जुड़ गया? तो ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है, ये जर्मनी का एक जलवायुविद है। क्या है? जर्मनी का जलवायु वैज्ञानिक है। तो इसने क्या कर दिया? तो इसने भाई साहब विभाजन को समझाया है। ठीक है, 1912 में, 1912 में इसने क्या किया? एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत। जखाड़ो, ये जो व्यक्ति है, ये जो महान शख्स है, क्या सिद्धांत देता है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देता है। और इस सिद्धांत में बताता है, क्या बताता है? याद करो पार्थ, अगर भारत के भूगोल में आपने पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था, भारत का विभाजन जब अपन पढ़ रहे थे तो एक बात बताई थी और इस शख्स का अपन ने वहां भी जिक्र किया था। फिर भी शॉर्ट में, जिन भाई लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास, तो मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, अब बताऊंगा। लो जी, आ जाओ, इधर आ जाओ। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय में ये जो संपूर्ण स्थल भाग था, जो आजकल हम किस में देखते हैं, महाद्वीप रूप में देखते हैं, वो पहले क्या था? एक जगह था और इसके चारों तरफ क्या था? पानी पानी था। ठीक है, क्या था? जल ही जल था। अब ये वाली स्थिति थी जब हमारी धरती का वो हुआ था, निर्माण हुआ था। इस स्थल भाग को क्या कहा वेगनर जी ने? तो याद रखना, पेंजिया। क्या कहा? पेंजिया। कंप्लीट जो स्थल भाग था उसको क्या कह दिया इसने? पेंजिया। और ये जो जल था इसको उसने कह दिया
पैंथालासा, ये नाम उसने इसको दे दिया, पेंजिया और पैंथालासा। ठीक है, ये जो कंप्लीट जल हम महासागर के रूप में आज देख रहे हैं वो है। ठीक है, ये बात उसने बताई पेंजिया और पैंथालासा की। अब ये जो पेंजिया था मेरे भाई, समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में, तो ये दो भागों में टूटता है। पहला भाग आता है अंगारा लैंड। कौन आता है, अंगारा लैंड, जिसे हम कहते हैं लोरेंसिया। क्या कहते हैं, लोरेंसिया कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा भाग था वो आता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये दो भागों में टूटता है पेंजिया। अब प्रश्न यहां से आपको यह भी पूछ सकता है कि पेंजिया कब टूटा था दो भागों में। प्रश्न क्या आया, पेंजिया किस युग में किस समय में दो भागों में टूटा। अब बात भी था ना, याद रखनी है, कार्बोनिफेरस युग में। कब टूटा था ये, तो ध्यान रखना है, कार्बोनिफेरस युग में। कब, कार्बोनिफेरस युग में ये दो भागों में बट जाता है। अब ये कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, अच्छा सुनो को नाम। कार्बोनिफेरस युग का मतलब है कि इस समय पे कार्बन से युक्त जो पदार्थ है, कोयला है, ठीक है, इनका निर्माण प्रारंभ हो गया था। यानी कि आज से 250 से 350 मिलियन वर्ष पहले का जो समय है ना, वो कहलाता है कार्बोनिफेरस युग, जिसमें हमारा जो पेंजिया था, संपूर्ण स्थल भाग था, वो कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, राख लेगा तो राख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात, समय के साथ ये पेंजिया दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड था, ये इस प्रकार से था, ये तो हमारा अंगारा लैंड और ये हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ए फॉर अंगारा, जी फॉर गोंडवाना, ए जी। ठीक है, हाँ जी, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड। अभी अपन ने देखा चारों तरफ क्या था, जल ही जल था। आज ब्लू है पानी पानी, ये लो जी। अब मेरे को ये बताओ कि जब ये दो भूमि के टुकड़े अलग अलग हुए तो ये जल यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जी गुरु जी निकला तो। अब निकलेगा तो इस जल वाले भाग को अपन ने क्या नाम दिया, टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया, टेथिस सागर। ये ले जी, तीन नाम आ गया, तीन नाम हम थर, दो ही नाम याद रखना चाहिए। कितना नाम, दो ही याद रखना चाहिए। कौन कौन सा, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, चाहे वो राजस्थान का विभाजन हो चाहे वो भारत का विभाजन हो, ये दो नाम ध्यान रखने हैं। तेतीस सागर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड तेतीस सागर, तेतीस सागर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड तेतीस सागर। बोलो साथ साथ में, चुप मत रहो, चुप नहीं रहना है पार्थ, बोलना है तभी याद होगा। तेतीस सागर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड तेतीस सागर, तेतीस सागर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड तेतीस सागर। ओ याद, चलो जी आ जाओ इधर। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, चाहे वो राजस्थान का विभाजन पढ़ रहे हो और चाहे वो भारत का विभाजन पढ़ रहे हो, ये दो नाम गांठ बांध के रखना है। दक्षिणा चढ़ाइए, आ जाओ जी इधर आ जाओ। इतनी बात ध्यान रख लोगे जी सर, रख लेंगे। चलो तो ये था हमारे वेगनर जी का सिद्धांत। अब मैं थारा से थोड़ी सी बात और करना चाहूँ। चलो तो कर लो गुरु जी, बात कर बाटे तो बैठे ही छमे। अरे ना रे, बात वैसी करेंगे जो हमारे एग्जाम में इंपोर्टेंट हो। देखो, अब आते हैं हमारे राजस्थान के ऊपर। तो एक प्यार उस प्यार उस नक्शा बनाया था पर राजस्थान को। ये आया अपना राजस्थान, वो साउंड बना दी मत है। ये लो जी, जखाड़ो जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, ए लो जी। ठीक है, आ बनगो थारो राजस्थान। ठीक है, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। अब मुख्य रूप से राजस्थान अपन कितने भागों में पढ़ते हैं, चार भागों में पढ़ते हैं गुरु जी। कौन कौन से भागों में पढ़ते हैं, चार भागों में वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, अभी बातें करेंगे, टेंशन बना लो। जब राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात हुई, किसकी बात हुई, भौतिक विभाजन की बात हुई, तो अब एक चीज बताओ, घर में कलेश हुई,
अब दो भाई न्यारा न्यारा होगा की कोशिश कर रहे थे तो पड़ोसी आएंगे, आप न्यारो कर बैठ आएंगे ना। ऐसे ही जब राजस्थान का विभाजन चल रहा था उसमें कुछ लोगों ने प्रयास किया उसको बांटने के लिए। तो जो सबसे पहला प्रयास किया था वो हमारे मिश्रा साहब ने किया था। किसने किया था? मिश्रा जी ने किया। और मिश्रा जी ने भाई साहब इसको 7 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 7 भागों में। अब यहाँ 4 नहीं पढ़े जा रहे, 7 कैसे पढ़ेंगे? तो बड़ा लोग बोले अरे भाई साहब थोड़ा सा कम करिए ना, मारे वो टाबर ने तरह तरह पढ़वा रहे। तो पहला प्रयास किसने किया? वीसी मिश्रा जी ने 7 भागों में। 7 भागों में जैसे हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, चंबल बीहड़ वाला क्षेत्र हो गया, और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो गया, है ना, और दक्षिण कृषि प्रदेश हो गया, नहरी प्रदेश हो गया, अरावली प्रदेश हो गया। ऐसे 7 भागों में बांट दिए इसे। अब ये प्रयास करके चला गया। इसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, राजस्थान भूगोल। पुस्तक भी लिखी थी इसने, राजस्थान का भूगोल, एलओजी भूगोल, जिसे 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, प्रकाशन, ये ध्यान रखना है। वीसी मिश्रा जी ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ठीक है, उसके बाद में हाँ व्यक्ति आता है AK सेन। सेन जी आते हैं, सेन जी। और इसने भी क्या किया? 1968 में इसको बांटने का प्रयास किया। और बांटा किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे। ऐसा भी काम कौन सा? पार कौन पड़ी? लास्ट में आता है रामलोचन जी। कौन आता है? रामलोचन सिंह जी आते हैं। कब आते हैं? तो याद रखना 1971 में। और ये भी क्या करते हैं? इसको बांटने का प्रयास करते हैं। 3 लोगों ने प्रयास किया, मिश्रा जी ने और अपने AK सेन जी ने और रामलोचन जी ने। ठीक है, उसके बाद में तीनों का प्रयास सफल हुआ नहीं हुआ जो भी था, पर बाद में अपन ने धरातलीय दृष्टि से, किसके आधार पे? धरातलीय दृष्टि के आधार पे अपन ने कितने भागों में बांट लिया इसको? 4 भागों में इसको हम पढ़ते हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? इधर आ जाओ, तुम्हें दिखा देता हूं फटाफट से। देखो जी, या जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, ये आता है मरुस्थल। क्या आता है भाई साहब? मरुस्थल। जब कोई जो क्षेत्र दिख रहे हो है, ये कहलाओ मरुस्थल। देन आ जाओ, ये लो जी, ये जो क्षेत्र है यहां लिखता हूं मैं अरावली, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, अरावली। उसके बाद में ये जो क्षेत्र दिख रहा है पार्थ, ये आता है मैदान। कौन सा? मैदान। और ये लास्ट में जो दिख रहा है ये आता है पठार। पठार कौन सा? हाड़ौती का। ठीक है, ये आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ये 4 भागों में अपन इसको पढ़ते हैं मुख्य रूप से। बताओ कोई दिक्कत? मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। अब सुनो जी, यहां क्या होता है, कई बार क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, मरुस्थल किसका भाग था? 33 सागर का या गोंडवाना लैंड का? अरावली किसका भाग था? मैदान किसका भाग था? पठार किसका भाग था? चुटकियों में याद कर लें। चलो जी, कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ये लो, किस आधार पे पढ़ते हैं अपन? धरातलीय दृष्टि के आधार पे 4 भागों में पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है यहां पे मैं लिखता हूं M फॉर मरुस्थल। क्या लिखा मैंने? M फॉर मरुस्थल। मरुस्थल के बाद मैं लिखता हूं A फॉर अरावली। अरावली के बाद मैंने लिखा M फॉर मैदान। ठीक है, मैदान। और मैदान लास्ट में P फॉर पठार, प्लेचू। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं। एक चीज क्या दे रहा हूं? एक मूल मंत्र दे रहा हूं, इसका जाप करते रहना। MMT। ये क्या नई चीज आ गई भाई साहब? MMT। MMT। MMT बोलो अभी मेरे साथ, याद करो इसको पहले। MMT 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 MMT। अब क्या है ये सुनो, इधर आ जाओ। M फॉर मरुस्थल। चलो जी,
टी लगा दो इसके साथ में, एम फॉर मैदान, इसके साथ में भी टी लगा दो। यानी कि ये जो मरुस्थल है इसका निर्माण किससे हुआ है? टी फोर तैथिस सागर से। किससे? तैथिस सागर से इसका निर्माण हुआ है। मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। किससे हुआ है? तैथिस सागर से। ठीक है। एमएमटी मरुस्थल और मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। मैदान और मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। बताओ आई कि नहीं बात समझ में? जी आ गई। अभी मैंने जब प्रारंभ में आपसे कहा था सॉरी प्रारंभ में मैंने आपसे क्या कहा? जब जब विभाजन की बात होगी दो नाम आएंगे, गोंडवानालैंड, तैथिस सागर। गोंडवानालैंड, तैथिस सागर। आ जाओ इधर। अब देखो तैथिस सागर का हो गया काम पूरा, मरुस्थल मैदान में तैथिस सागर आ गए। बच गया कौन? गोंडवाना लैंड। ये लो गोंडवाना लैंड, ये लिख दिया हमने। यहां पे भी हमने लिख दिया गोंडवाना लैंड। प्रश्न अगर मैं पूछ लू मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। अरावली का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। हाड़ौती के पठार का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। बताओ एक चीज देखना इधर, पहाड़ी है, पहाड़ी आती है ना अरावली में, पठार में भी आती है ना, तो जो पठार वाला क्षेत्र होगा किससे होगा? गोंडवाना लैंड से। और जो समतल भूमि होगी उसका निर्माण किससे हुआ है? तैथिस सागर से। ध्यान रखना। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ना इसमें खारे पानी की झीलें भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब एक चीज बताओ, खारे पानी की झीलें कहाँ मिलेंगी? तो आप कहोगे सर जी सागर में मिलती है। तो सागर में कौन सा सागर है? तैथिस सागर है। दूसरे सागर के बारे में क्यों पढ़ना है आपने? क्योंकि जो हमारे घर में सागर है तो दूसरे का सागर क्या करेंगे भाई? जब घर में सागर हो तो दूसरे के सागर का क्या करेंगे? ठीक है। एमएमटी ध्यान रखना, मरुस्थल तैथिस सागर, मैदान तैथिस सागर, मरुस्थल तैथिस सागर, मैदान तैथिस सागर। ठीक है। ये बात याद रख लोगे? जी सर रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इधर देखो, इनको भी अगर अपन विभाजित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मरुस्थल है ना, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला इधर वाला, ये जो क्षेत्र है ये आता है शुष्क मरुस्थल। कौन सा? शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को चाहिए मैं दो भागों में बांट दूं, एक तो बालू का युक्त, बालू का युक्त शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और एक आता है बालू का मुक्त। ये लो बालू का मुक्त। ठीक है। देखो मरुस्थल को मैंने दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, बालू का युक्त और बालू का मुक्त, यानी कि बालू का जहां पाई जाती है और नहीं पाई जाती है, दो प्रकार से। ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है यहां पे आपको, ये वाला होता है हमारा अर्ध शुष्क। कैसा होता है? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश। ठीक है। इसको अपन, यहां पे तो आता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। ठीक। ये वाला क्षेत्र है, यहां पे आता है हमारा शेखावाटी क्षेत्र। देखो बांटना चाहे तो अपन बांट सकते हैं, एक्स्ट्रा आगे आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य तो चार ध्यान रखने, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। पर इनको भी अपन बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि जितना अपन इनको बांट के पढ़ेंगे। भाई एक चीज बताओ, मकान बना रहे अपन, पूरा मकान, ना उसमें कोई कमरा है, ना उसमें रसोई है, ना उसमें लेटरिन बाथरूम है, पूरा अपन ने तो ऐसे बना दिया। बताओ उसका कोई सेंस होगा क्या? कैसे रहोगे उसमें? अब अपन ने उसको कमरों में बांट बांट के बनाया, तो वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। बस वही चीज है। तो अपन ने पहले तो इसको चार भागों में बांटा, चार भागों में अपन इसको और बांट सकते हैं। जैसे मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को अपन ने दो भागों में बांट लिया, बालू का युक्त और बालू का मुक्त। अब जो अर्ध शुष्क है इसको अपन चार भागों में बांटते हैं, घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि। कैसा? नागौरी उच्च भूमि। ठीक है। और ये लास्ट वाला आता है गोडवाड़ प्रदेश। क्या आता है? गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। अरावली, अरावली को तीन भागों में बांट लो, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। नॉर्थ अरावली, मिड अरावली और साउथ अरावली। ये लो। मैदान जो है इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, दो में क्या चार में बांट सकते हैं अपन इसको। कैसे? चंबल यहां पे, फिर माही, बनास, बाणगंगा।
चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। CM, 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 चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। ये लो जी। पठार है, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सा? इधर वाला ये जो क्षेत्र है ये तो आएगा विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये आता है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। बताओ कोई दिक्कत? ये लो, सिंपल सा काम है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो अब मैं तुम्हारे को बताता हूं, एक तो इनका प्रतिशत कितना है, जो भी भौतिक प्रदेश है ना इनका प्रतिशत कितना है, और इनका क्रम बनने के आधार पर इनका क्रम क्या है, और ऊंचाई के आधार पर क्रम क्या है। फटाफट से देखते हैं, टेंशन मत लो, अब आप रटवा देंगे टेंशन। टेंशन मत लिया करो तुम बस। टेंशन शरीर को खाती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध और टेंशन होता है। टेंशन, चिंता, क्या होती है? चिंता। लिखो, सबसे पहले क्या था हमारा? मरुस्थल था। फिर क्या था? मरुस्थल के बाद में अरावली था। फिर क्या था? मैदान था। फिर क्या था? पठार था। हाड़ौती का पठार लिखते थे इसको, हाड़ौती का पठार, ठीक है। अरावली प्रदेश लिख लेते इसको। इसको मैं लिख लेता हूं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नहीं, आप कहोगे शॉर्ट में काम कर रहे हो हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये लो। और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये चार प्रकार हो गए। आ जाओ इधर, तुम्हें बताता हूं कैसे। प्रतिशत लिख लेते हैं इनका, किस आधार पे? राजस्थान में प्रतिशत, ठीक है। राजस्थान में इनका कितना प्रतिशत आता है, ठीक है। राजस्थान में इनका प्रतिशत कितना आता है। उसके बाद में बनने के आधार पे जनसंख्या, चलो जनसंख्या भी लिख लेते हैं साथ साथ में, कितनी जनसंख्या निवास करती है। उसके आधार में बनने का क्रम, भाई पहले कौन सा बना, और लास्ट में ऊंचाई के आधार पर। दिख तो रहा है ना? चलो जी, देखो इधर मरुस्थलीय प्रदेश ये लो, अरावली प्रदेश ये लो, एक सारणी बना रहा हूं ना, ये आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये लो भाई साहब, खींच दिया। और नीचे हाड़ौती का पठार, ए लो भाई साहब, ये भी खींच दिया। चलो आ जाओ इधर, अभी रट लेंगे, टेंशन मत लो आप। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना परसेंट आता है? 61.11। कितना? 61.11% आता है। अरावली का आता है 9%। मैदान का आता है 23%, ठीक है। और हाड़ौती के पठार का आता है 6.89%, ठीक है। यानी कि कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट आता है? 61.11, 9, 23, 6.89। ये तो क्या है? प्रतिशत है, इनका हिस्सेदारी है। जनसंख्या बताओ, 60 और 40, 100, ये लो 40% जनसंख्या आ गई। 9 के बाद में क्या आता है? 10% आता है सर, ये लो 10% जनसंख्या निवास करती है। 40, यहाँ पे 40 लिखा था अपन ने, 40 माइनस 1, 39, लो। और यहाँ पे बच गई 11%, ये लो जी। सिंपल। कैसे कैसे? 61.11, 9%, 23% और 6.89। 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11। सिंपल। एलो। अब बनने के आधार पर क्रम बताता हूं तुम्हारे को। आपने पढ़ा होगा मरुस्थल सबसे नवीन माना जाता है, पढ़ा है ना कभी? अरे सुना होगा लाइन, जो अपना मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो क्या है? सबसे नवीन माना जाता है, नहीं सबसे नया। यानी कि एक चीज बताओ, जो सबसे नया होगा वो उसका सबसे बाद में जन्म होगा कि नहीं होगा? अरे आपका सबसे छोटा भाई का जन्म सबसे बाद में तो हुआ है, आपसे पहले थोड़ी ना जन्म लिया है वो। तो आपका सबसे छोटा भाई सबसे बाद में जन्म लेगा कि नहीं लेगा? और वो सबसे नया भी होगा। तो जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सबसे नवीन माना जाता है। तो सबसे नवीन है तो सबसे लास्ट में भी उसी का जन्म हुआ है, और सबसे लास्ट में जन्म हुआ तो इनमें चार चार नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा? भाई उनका क्रम क्या होगा? चौथे नंबर पे आएगा। हिंदी में लिख देता हूं, ये लो। चौथे नंबर पे कौन आएगा? मरुस्थलीय प्रदेश। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी जब आप पढ़ने ज्योग्राफी में, या मैंने मेरे से पढ़ी या किसी अन्य से पढ़ी हो, तो सुना है कि कभी अरावली सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। अब बताओ, सबसे जो पुराना होगा उसका जन्म भी सबसे पहले हुआ होगा। सही बात है। तो अरावली का जन्म सबसे पहले हुआ है, तो इसका मतलब पहला नंबर पे ये है कि नहीं? प्रथम, फर्स्ट रैंक पे आ गया। अब एक चीज बताओ, पर्वत मैंने आपसे कहा
यहाँ पे चोटियां आएंगे ना, यहाँ पे भी चोटियां होंगी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र एक साथ आ गया। पहले पे ये हुआ तो दूसरे पे ये होगा, तो दूसरा नंबर किसका होगा, पठार का। और बच गया मैदान, ये होगा इनका तीसरा क्रम। ठीक है, पहले नंबर पे अरावली, दूसरे नंबर पे पठार, तीसरे नंबर पे मैदान और चौथे नंबर पे मरुस्थल। ठीक है, पहले नंबर पे अरावली, दूसरे नंबर पे पठार, तीसरे नंबर पे मैदान और 4 नंबर पे मरुस्थल। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब ऊंचाई के आधार पे जो क्रम है वो भी सेम टू सेम ही है। ऊंचाई के आधार पे सबसे ऊंचा अरावली, उसके बाद में पठार, तीसरे नंबर पे मैदान और 4 नंबर पे ये लो मरुस्थल। यही इनका ऊंचाई के आधार पे क्रम है। ठीक है, 4 1 3 2, 4 1 3 2। क्रम में क्या ध्यान रखना है, 4 1 3 2, 41 32, 41 32, 41 32। 4 नंबर पे मरुस्थल, 1 नंबर पे अपना अरावली, 2 नंबर पे पठार और 3 नंबर पे मैदान। ठीक है, वापस वापस देखो इस सारणी को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% राजस्थान में अपना हिस्सा रखता है। अरावली प्रदेश 9% रखता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% रखता है। हाड़ौती का पठार 6.89 रखता है। जनसंख्या 40% मरुस्थल में रहती है। ठीक है, अरावली में 10% रहती है, पूर्वी मैदानी में 39% रहती है, हाड़ौती के पठार में 11% रहती है। अगर इनका बनने के आधार पर क्रम पूछ ले आपसे, तो अपने मरुस्थल का 4 नंबर सबसे छोटा है, वो सबसे नया है, सबसे बाद में पैदा हुआ है। अरावली सबसे पहले पैदा हुई थी, ठीक है, बड़ी बहन है सबकी। ये लो जी, पूर्वी मैदान तीसरे नंबर पे और हाड़ौती का पठार दूसरे नंबर पे। बताओ, सिंपल से कोई जोरी बनाने का माइन तो है, कोई वेद पढ़ना पड़ेगा, नाखून पढ़ना पड़ेगा। अब जो हमारी आगे की क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम यहां से शुरू करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें शुष्क, अर्ध शुष्क, बालू का युक्त, बालू का मुक्त, गग्गर का मैदान, है ना, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, जो भी हमने प्रकारों की बात की वो सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बात तो हम करते ही है, ठीक है, तो उसमें भी अपन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक जो बातें थी, बेसिक जो नॉलेज थी इस चैप्टर को लेकर, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। आगे जो भी बातें होंगी वो हमारा यहां से शुरू होगा, यहां तक चलेंगे अपन, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कि बहुत शानदार ही टॉपिक है ना। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई संदेह है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है अपन ने, तो वहां से आप प्रश्न पूछ सकते हो। मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा घणी।